डिटर्मिनेंट्स के लेक्चर में अभी तक हमने किसी भी दिए गए डिटर्मिनेंट का माइनर्स निकालना सीख चुके हैं। तो अब इस चैप्टर में हम लोग कोफैक्टर्स निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट क्या होता है। कोफैक्टर्स भी सीख चुके हैं और कोफैक्टर्स के हेल्प से हम किसी डिटर्मिनेंट को ओपन करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, उसके बाद से हम करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू स्मॉल a ij n क्रॉस n इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स a ij n क्रॉस n। मतलब एक मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू a ij, ये ऐसा मैट्रिक्स एक गिवन है। तो कह रहा है इस मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना है तो हम एक कैपिटल A i j मैट्रिक्स लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, जहाँ पे A i j क्या होगा कोफैक्टर, इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A i j। मतलब A i j एक मैट्रिक्स गिवन है स्मॉल a i j वाला, उसके सारे कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो जो मैट्रिक्स आएगा वही मैट्रिक्स क्या कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई एडीजे A, यानी इसको क्या बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ A। इसको हम लोग क्या रीड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ADJ A को। जैसे कि एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट A11, A12, A13, सेकेंड रो के एलिमेंट A21, A22, A23 एंड थर्ड रो के एलिमेंट A31, A32, A33 है। तो एडजॉइंट ऑफ A अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ A, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स सबसे पहले क्या हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये कोफैक्टर्स हो गया, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स हो गया, लेकिन इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा जब जाके एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। तो जब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, सारे रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दो, यानी जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो जाएगा A11, A12, A13, सेकेंड रो विल बी सेकेंड कॉलम A21, A22, A23 एंड थर्ड रो विल बी थर्ड कॉलम A31, A32, A33। जहाँ पे ये कैपिटल ए से जो डिनोट किया हुआ है वो सारे कोफैक्टर हैं। और कोफैक्टर आप कैसे निकालते थे, फॉर एग्जांपल अगर A11 निकालना होता था तो हम क्या करते थे -1 की पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट यानी M11, ऐसे हम निकालते थे। तो ऐसे ही A12, 13 सारे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे और उसको इसमें पुट कर देंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स वी कैन कैलकुलेट। फॉर एग्जांपल एक गिवन मैट्रिक्स A है और इसका एडजॉइंट ऑफ A हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें, अब देखिए थोड़ा सा हम पीछे का चीज़ रिवाइंड कराते हैं। तो अगर हम सबसे पहले माइनर्स निकालें तो फर्स्ट एलिमेंट का माइनर क्या होगा M11, सेकेंड एलिमेंट का माइनर फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट M12, वैसे ही M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। माइनस निकालने के लिए मैं क्या बताया था कि अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट यानी कि जो ऊपर वाला 1 है, अगर इसका माइनर निकालना हो
तो जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट लाई करता है उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर देंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो इन चारों एलिमेंट का क्या करते थे, डिटर्मिनेंट ले लेते थे। तो 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, 16 माइनस 9 7। तो ऐसे ही अगर M12 निकालना है तो 3 जिस रो में है वो रो और जिस कॉलम में है सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, बाकी जो बचे उनका डिटर्मिनेंट ले लो। तो 4 माइनस 3 यानी 1। वैसे ही M13 अगर लिखेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो और बाकी जो बचे उसका डिटर्मिनेंट ले लो, यानी 3 माइनस 4 यानी कि -1। सिमिलरली अगर हम सारे एलिमेंट का माइनर लिख देते हैं तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो माइनस निकाल लिए, तो उसके बाद हमें क्या निकालना होता था, कोफैक्टर्स। तो जैसे M11 के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा A11 होगा, तो उसको कैसे निकालते थे, -1 की पावर I प्लस j यानी 1 प्लस 1 इंटू M11 यानी 7। तो ये क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 यानी +1 इंटू 7, तो ये 7 आ जाएगा। वैसे जब A12 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 प्लस 2 -1 हो जाएगा इंटू M12 1, तो -1 इंटू +1 -1 हो जाएगा। A13 जब निकालेंगे तो -1 की पावर 1 प्लस 3 -1 की पावर 4 यानी +1 इंटू M13 यानी -1, तो ये भी -1 हो जाएगा। वैसे ही बाकी सारे कोफैक्टर्स को हम लिख सकते हैं। उसके बाद से हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता था। अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता था, सारे कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स लिख लेते थे और उसका ट्रांसपोज ले लेते थे, यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका ट्रांसपोज ले लेते थे, एडजॉइंट मिल जाता था। तो जब सबकी वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। और जब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो फाइनली अपना एडजॉइंट ऑफ एक कुछ ऐसा बन के दिखेगा। जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो हो जाएगा 7 -3 -3। सेकेंड कॉलम सेकेंड रो हो जाएगा -1 1 0 -1 0 +1। तो ये हो जाएगा अपना एडजॉइंट ऑफ ए। और यही इस एग्जांपल के लिए क्या था, यही हमें कैलकुलेट करना था। उसके बाद से एक थ्योरम 1 आ जाता है कि इफ़ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट है वो आई मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ए के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा। यानी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, चाहे बोले एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, एक नंबर हो जाएगा जिसको कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा। यहाँ पे आई क्या है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जो कि एन ऑर्डर का वो भी होगा, क्योंकि एन ऑर्डर का ही ए मैट्रिक्स है तो आई का भी ऑर्डर क्या होगा, एन होगा। अब अगर प्रूफ की बात कर लें तो एक ए मैट्रिक्स गिवन है और उसका एडजॉइंट ऑफ ए भी गिवन है। तो उसके बाद से हम अगर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करें, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम ये कैलकुलेट करें तो कुछ ऐसा मैट्रिक्स आएगा। ऐसा मैट्रिक्स क्यों आएगा, क्योंकि जब करस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या दे देते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। और जब किसी रो के कोफैक्टर किसी दूसरे रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। ये दोनों थ्योरम हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो उसके हिसाब से a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा आ जाएगा, बिकॉज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम with their corresponding cofactors is equals to determinant of A and otherwise 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13,
तो यहाँ पे देखिए एक रो के सारे एलिमेंट उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किए गए हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23 से मल्टीप्लाई हो, यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट सेकंड रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किए गए हैं, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो वैसे ही करके हमने A इंटू एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू ये निकाला है। तो ये जो अपना मैट्रिक्स आया हुआ है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो उसमें से मैट्रिक्स में से क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को कॉमन लेने मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई जाता है। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A कॉमन ले लें तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर डिफिनीशन की बात करें सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ऐसे मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट लेने पे डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो वैसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix is said to be singular matrix if its determinant is equals to 0. Similarly, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। A square matrix A is said to be non-singular if its determinant is not equals to 0. Next theorem number 2 है, if A and B are two non-singular matrices of same order, then A into B and B into A will also be non-singular matrices of same order। मतलब दो मैट्रिक्स है A और B, और अगर उन दोनों के डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है और दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, तो A इंटू बी भी करेंगे तो ऑर्डर तो सेम ही होगा। अगर n क्रॉस n A है, B भी n क्रॉस n है, तो A इंटू बी भी n क्रॉस n होगा। लेकिन अगर A और B दोनों नॉन सिंगुलर हैं तो A इंटू बी भी नॉन सिंगुलर होगा और B इंटू ए भी नॉन सिंगुलर होगा। बस इतना इसका मतलब है। नेक्स्ट थ्योरम है डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट ले लो और नहीं, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ले लो और उनका डिटर्मिनेंट ले लो, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। मतलब उनके पहले अलग अलग डिटर्मिनेंट ले लो फिर प्रोडक्ट कर लो तो उसके बराबर। मतलब बस इतना है कि A और B अगर दो मैट्रिसेज हैं तो A इंटू बी करके उनका डिटर्मिनेंट निकाल लो, वो इक्वल्स टू होगा A का डिटर्मिनेंट इंटू B का डिटर्मिनेंट। बस थ्योरम यही है कि A इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, where A and B are square matrices of same order। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान कीजिए, जो सबसे पहला थ्योरम हम पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, यही तो पढ़े थे कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका प्रूफ भी किए थे। तो जो प्रूफ किए थे हम क्या किए थे, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A मैट्रिक्स किए थे, तो वो कुछ ऐसा आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A, ऐसा मैट्रिक्स आया था। तो अब क्या कर रहे हैं, दोनों साइड जो डिटर्मिनेंट लिखे हैं उनका, दो मैट्रिसेस लिखे हैं उनका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या था, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, और राइट साइड में क्या था, तो लेफ्ट साइड में भी डिटर्मिनेंट ले रहे हैं और राइट साइड में भी डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A, और ये मैट्रिक्स नहीं रहा, अब हम डिटर्मिनेंट ले लिए हैं। तो लेफ्ट साइड में अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू, अलग अलग डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा उनके प्रोडक्ट के, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इंटू A का डिटर्मिनेंट। और राइट साइड में जो डिटर्मिनेंट है तो किसी भी रो से
ये रो या कॉलम से एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लिया, सेकंड रो से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लिया, थर्ड रो से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लिया, तो क्या कॉमन आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जो ये 1 वाला 3x3 का डिटर्मिनेंट है उसका डिटर्मिनेंट भी 1 ही आएगा। तो 1 का जब मल्टीप्लाई होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब में तो क्या आ जाएगा? ए क्यूब। और लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट। तो एक ए का डिटर्मिनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। जब हमने ए लिया था वो 3x3 का मैट्रिक्स था, तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए लिया, उसका डिटर्मिनेंट लिया, तो क्या आया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर आया। मतलब अगर ए का ऑर्डर n होता तो राइट साइड में क्या मिलता? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर n-1। In general, if A is square matrix of order n, then determinant of adjoint of A will be equals to determinant of A to the power n-1. Next, theorem number 4. A square matrix A is invertible if and only if A is non-singular matrix। मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A का इन्वर्टिबल मतलब उसका इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ए नॉन सिंगुलर हो, यानी ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, यानी कोई दिया गया मैट्रिक्स अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी है? कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैलकुलेटिंग ए इनवर्स इफ ए इज नॉन सिंगुलर। तो अभी हमने एक फार्मूला बताया था थियरम नंबर 1 कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, हम क्या जानते हैं कि अगर ए इंटू बी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ए इनवर्स जो होता है वो बी होता है और बी इनवर्स जो होता है वो ए होता है। यानी अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो हम क्या कहते हैं? ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होंगे तभी उनका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो यहाँ भी हमें राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये एक मैट्रिक्स हो गया, इंटू ए पहले से है, इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। मीन्स ए इनवर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा इनवर्स निकालने का फार्मूला हो जाएगा कि किसी भी दी गए मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या कहलाएगा? इनवर्स कहलाएगा ए का। अब समझ में आया कि क्यों डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू नॉन जीरो। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा तो किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करके हम उसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनवर्स कब निकाल सकते हैं? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होगा तभी निकाल सकते हैं, अदरवाइज वी कांट कैलकुलेट ए इनवर्स। नेक्स्ट एक एग्जांपल है कि एक गिवन मैट्रिक्स ए है और अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले चेक कीजिए कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा? इसके डिटर्मिनेंट से पता चलेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट को ओपन कर दीजिए, फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन कर देते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट रो में दो एलिमेंट तो 0 ही 0 है, सिर्फ पहले एलिमेंट के अलॉन्ग ओपन करना पड़ेगा हमें। तो 1 इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा।
और थोड़ा सा क्वेश्चन में अपना यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा था, तो 1 इंटू जब करेंगे तो यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा था, तो 1 इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है और -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, -1। तो सिंस इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, हैंस इनवर्स विल बी एग्जिस्ट। सिंस A is non-singular matrix, A inverse will exist। अब हमें A इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो उसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आपको आता है, सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकालिए और उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, इसको 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 अपॉन -1 यानी -1 हो जाएगा। और -1 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए तो सारे ही एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -1 का, तो ये +1 हो जाएगा, 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये हो जाएगा ए इनवर्स मैट्रिक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग इज एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेज। तो इनका क्या एप्लीकेशन है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा, उसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा गिवन हो 2x + 3y + 7z इज इक्वल्स टू 20, x - y + 2z इज इक्वल्स टू 7, 2x + 4y + 10z इज इक्वल्स टू -10। तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये क्या चीज है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो हमें क्या करना है कि मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट के हेल्प से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले 2 डिफिनीशन आता है। सिस्टम अपना ये जो इक्वेशन का है या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट सिस्टम, a system of equation is said to be consistent if its solutions are exist। मतलब अगर सिस्टम का कोई भी एक सॉल्यूशन या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है। वैसे ही इनकंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलेंगे, जब सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट न करे तो उस केस में हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। A system of equations is said to be inconsistent if its solutions does not exist। Solutions of system of linear equations using matrix। तो मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हो, सपोज करो कि 3 इक्वेशन दिया हो, a1x + b1y + c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x + b2y + c2z इज इक्वल्स टू d2 एंड a3x + b3y + c3z इज इक्वल्स टू d3। 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन्स हैं x y z। तो इसको मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें 3 मैट्रिक्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक मैट्रिक्स में मान लेता हूँ कि वो A हो जाएगा जो कोफिशिएंट्स का होगा, a1
B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। दूसरा जो मैट्रिक्स हम लोग लेट करेंगे वो वेरिएबल्स का होगा x y z, और तीसरा जो मैट्रिक्स हम लेट करेंगे वो कैपिटल D मान लेते हैं, जो कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स होगा D1 D2 D3। ये तीन मैट्रिक्स हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले, और जो हम चीज़ यूज करेंगे, वी कैन सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाई कैपिटल X इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू D। ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, कैपिटल X इज इक्वल्स टू A इंटू D। तो यानी A मैट्रिक्स जो हमने बनाया है कोफिशिएंट वाला, उसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे और कैपिटल D मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसको X मैट्रिक्स के बराबर कर देंगे, और जब दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे, तो X, Y और Z की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगे। अच्छा, A इनवर्स हम कब एग्जिस्ट करेगा, जब जो A मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस बन जाता है अपना, केस फर्स्ट, if A is non-singular means determinant of A is not equals to 0। तो इस केस में क्या होता है, A इनवर्स विल एग्जिस्ट, और जब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम यही फार्मूला लगा देंगे, X इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू D, और इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, X, Y और Z की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, केस टू क्या हो सकता है कि जब A जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, यानी इफ A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर से क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0। तो इस केस में we calculate adjoint of A into D, adjoint of A into D कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे if adjoint of A into D is not equals to O यानी नल मैट्रिक्स। तो अगर ये नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं होता है, देन नो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। जब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो सिस्टम क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट। एंड इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी इज इक्वल्स टू ओ, यानी नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो इस केस में फिर से दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, या तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, या तो इसके नो सॉल्यूशंस होंगे, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे तो उस केस में भी सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, और जब नो सॉल्यूशन होंगे तो उस केस में सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और जो पहला केस था उसमें A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन हमें मिलेगा ही, तो इस केस में भी सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, केस 1 में। नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं। 3 इक्वेशंस का कोई सिस्टम गिवन है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो मैं क्या बोला था, सबसे पहले काम अपना क्या करते हैं, हमें 3 मैट्रिक्स को लेट करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स का होता था, जिसको हम A से डिनोट करते थे, तो वो क्या हो जाएगा, 3 -2 3 2 1 -1 2 1 -1 4 -3 2। दूसरा मैट्रिक्स अपना क्या होता था,
वेरिएबल्स का, जिसको कैपिटल एक्स से डिनोट करते थे, और वेरिएबल क्या क्या है, एक्स वाई जेड। तीसरा मैट्रिक्स होता था अपना कांस्टेंट का, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते थे, 8 1 4। ये 3 मैट्रिक्स हो गया। अब देखो, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट चेक करेंगे कि ए सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, वो कैसे आएगा, 3 इंटू 1 इंटू 2, 2 माइनस 3 -2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4। डिटर्मिनेंट ओपन कर दिया हमने फर्स्ट रो के अलॉन्ग, प्लस 3 इंटू -6 -4। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो वो आ जाता है -17, यानी ए जो है वो नॉन सिंगुलर है। सो ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। तो जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता था तो हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते थे, हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू डी मैट्रिक्स से। तो अपना काम क्या है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए मैट्रिक्स गिवन है और उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स क्या हो जाता था, ए इनवर्स यहाँ पे साइड में मैं कर दे रहा हूँ। ए इनवर्स कैसे निकालते थे, 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते थे, ए के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकाल के उसका ट्रांसपोज ले लेते थे और उसके बाद से डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स जो मैट्रिक्स आएगा वो अपना कुछ ऐसा आएगा, -1, आप लोग एक बार करके देख लीजिएगा, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7 और डिटर्मिनेंट से जब डिवाइड करेंगे तो 1/17 से डिवाइड कर देंगे। तो कुल मिला जुला के अपना x क्या था, x y z ये मैट्रिक्स था। राइट साइड में a इनवर्स क्या आ जाएगा, -1/17 -5/17 -1/17 -8/17 -6/17 9/17 -10/17 1/17 7/17। ये ए इनवर्स आया इंटू डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स क्या था, 8 1 4। अब इन दोनों मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो जो है वही रह जाएगा x y z, और राइट साइड में देखिए ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ये 3x1 का मैट्रिक्स है। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 3x1 का मैट्रिक्स आएगा, 3x1 का मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों। सबसे पहले ये बात हो चुकी है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी 2 और z की वैल्यू आ जाएगी 3। यही हमें सॉल्व करना था, x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद से ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.6 है, जिसके 2 क्वेश्चंस हैं। आप लोग ट्राई करना इसको, और कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज में बता सकते हो। तो यहाँ पे जाके अपना डिटर्मिनेंट का चैप्टर क्लोज हो जाता है।